नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत। दोस्तों, घर में चारों तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले 1 साल से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। मैं जो कभी हंसती खेलती और जिंदगी से भरी हुई लड़की थी, मगर अब खामोश हो चुकी थी। मेरा नाम उषा है। पढ़ाई के लिए मैं अजमेर गई थी और 1 साल पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आई थी। घर लौटते ही मम्मी पापा ने मेरी बड़ी बहन अंजू की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। अंजू मुझसे 2 साल बड़ी थी। पहले मम्मी पापा का इरादा था कि हमारी दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाए, लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अभी मुझे शादी नहीं करनी थी और न ही मैंने इस बारे में कभी सोचा था। मम्मी पापा ने मुझे शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार यह कहकर मना कर देती थी कि मैंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। दोस्तों, फिर मम्मी के कहने पर पापा ने यह फैसला किया कि पहले दीदी की शादी कर दी जाए और मेरी शादी के बारे में बाद में सोचा जाएगा। जब मैं अपने पूरे मन से राजी होगी, तब दीदी का रिश्ता एक बड़े और प्रतिष्ठित घर में तय हुआ था। वह लोग भी हमारे ही शहर में रहते थे। मम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे होने वाले जीजा जी का घर बहुत बड़ा है और उनका खुद का बिजनेस है। लड़का विदेश से पढ़ाई करके लौटा था। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन मैं अभी तक उनके घर नहीं गई थी और न ही मैंने अपने होने वाले जीजा को देखा था, यहाँ तक कि उनकी तस्वीर भी नहीं देखी थी। मगर मैं अपनी दीदी के लिए बहुत खुश थी। दीदी को तो पहली नजर में ही अपने होने वाले पति से प्यार हो गया था। वह अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। उसने अपनी शादी की हर चीज अपनी पसंद से चुनी थी। मुझे शादी ब्याह में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं अपने ज्यादातर समय अपने कामों में ही व्यस्त रहती थी। दीदी की शादी में भी मैंने कोई खास रुचि नहीं ली थी और न ही लड़के वालों के घर गई थी। मम्मी ने कई बार कहा कि मैं भी एक बार उनके घर चलकर देख लूं, लेकिन मैंने हर बार कोई ना कोई बहाना बना लिया था, क्योंकि मुझे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। मम्मी पापा ने सब कुछ देख लिया था, पसंद कर लिया था और दीदी खुश थी, मेरे लिए यही काफी था। दीदी जानती थी कि मुझे शादी के मामलों में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने अपनी कुछ सहेलियों को शादी से पहले ही घर बुला लिया था, ताकि वे शादी की तैयारियों में उसकी मदद कर सकें। इससे मेरी भी इन सारे कामों से जान छूट गई थी। सारी तैयारियां दीदी ने और उनकी सहेलियों ने खुद ही संभाल ली थी। यहाँ तक कि दीदी के साथ मिलकर शादी की सारी शॉपिंग भी उन्होंने की थी। दोस्तों, मैं इस बात से खुश थी कि मैं इन झंझटों से बच गई थी। काफी इंतजार के बाद आखिरकार शादी का दिन आ ही गया था। सब लोग तैयार होकर मंदिर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि शादी की रस्म वहीं होनी थी। दीदी भी अपनी सहेलियों के साथ पहले ही जा चुकी थी। घर में सिर्फ मैं अकेली रह गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी पूरी की और मंदिर जाने के लिए घर से निकल चुकी थी, लेकिन रास्ते में एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ कोई भी उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया था। मैं इंसानों को यूं पत्थर बना देख के बहुत दुखी थी। तभी मैंने तुरंत उस बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुँचाया। उस समय मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि मुझे कहाँ जाना है और क्यों तैयार हुई थी। मैं अपना फोन भी गाड़ी में ही छोड़कर अस्पताल के अंदर चली गई थी। मम्मी मुझे बार बार फोन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से कुछ सामान लाने को कहा था। लेकिन मैं तो उस वक्त उस बच्चे की हालत देखकर सब कुछ भूल गई थी। जब तक उस बच्चे के घर वाले अस्पताल पहुँचे, काफी समय बीत चुका था। मैं जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी के पास आई और जैसे ही फोन देखा, मुझे याद आया कि मैं अपनी ही बहन की शादी पर नहीं पहुंच पाई थी। दोस्तों, मैंने समय देखा तो काफी देर हो चुकी थी। उसके मैं तुरंत गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी।
दीदी की विदाई भी हो चुकी थी और सारे मेहमान धीरे धीरे जा रहे थे। मुझे देखकर मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी इकलौती बहन की शादी पर सबसे आखिर में पहुंची थी। दीदी के ससुराल वालों में से किसी से भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे भी इस बात का अफसोस था, लेकिन मेरे लिए किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। जब मैंने पापा को पूरी बात बताई तो उन्होंने मेरी बात समझी और कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मी अब भी मुझसे नाराज थी। फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हें किसी न किसी तरह मना लूंगी। दीदी की शादी अच्छे से हो गई थी, इसलिए अब मुझे सुकून था। दीदी की शादी से पहले मैंने एक दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यह बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। मुझे पता था कि अगर मम्मी को यह पता चला तो वह मुझे कभी जाने नहीं देंगी। उनका बस एक ही सपना था, मेरी शादी करना और मुझे दीदी की तरह विदा करना। दोस्तों, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था, इसलिए मैंने सबसे छुपकर वह नौकरी के लिए अप्लाई किया था। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि मुझे वह नौकरी मिल गई थी। अब मुझे अगले दिन दूसरे शहर जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसलिए मुझे रात को ही निकलना था। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। उन्होंने कहा था कि मम्मी को वह संभाल लेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मम्मी सुबह उठकर घर में मुझे नहीं देखेंगी तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत जरूर करूंगी। मम्मी मुझसे अब भी बहुत नाराज थी, खासकर उस दिन की वजह से। और फिर अगले ही दिन मैं दूसरे शहर आ गई थी और अपनी नई नौकरी शुरू कर दी थी। मैंने मम्मी को फोन किया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी। उनका कहना था कि मैं एक दिन और रुक सकती थी, कम से कम उनके साथ दीदी के घर जाकर सब लोगों से मिल लेती। शादी के दिन भी मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं देर से पहुंची थी और अगले दिन सुबह होने से पहले ही घर छोड़ दिया था। हालांकि पापा ने मम्मी को काफी हद तक समझा दिया था। मैंने मम्मी से वादा किया था कि जब मैं अगली बार घर आऊंगी तो वह जहां कहेंगी मैं उनके साथ जरूर चलूंगी। मेरी नौकरी में काम इतना ज्यादा था कि मुझे किसी से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। दीदी से भी मेरी सिर्फ एक दो बार ही बात हुई थी, और वह भी तब जब वह मम्मी पापा से मिलने घर आई थी। इस तरह समय बीतता गया था। मुझे वहाँ 2 महीने हो चुके थे और अब मम्मी पापा और दीदी की बहुत याद आने लगी थी। मम्मी ने भी फोन पर कहा था कि मैं एक बार घर आकर सबसे मिल लूं। इसलिए मैंने अपने काम से 2 हफ्ते की छुट्टी ली, ताकि मैं घर जाकर सबके साथ वक्त बिता सकूं। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था कि इस बार दीदी के ससुराल वालों से और अपने जीजा जी से भी मुलाकात करूंगी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि घर लौटने पर मुझे कौन सी खबर सुनने को मिलेगी। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी और दीदी ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। दोस्तों, दीदी अपना ससुराल छोड़कर वापस आ गई थी। मैं दीदी को जितना खुश छोड़कर गई थी, लौटने पर वह उतनी ही उदास और परेशान दिख रही थी। मम्मी ने मुझे बताया कि दीदी के ससुराल वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने जीजा जी के बारे में जो कुछ बताया था वह सब झूठ था। यह कहना कि वह विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और सारा कारोबार अकेले संभालते हैं, सब झूठ था। हकीकत यह थी कि जीजा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे और उस हालत में वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे छुपाई थी और हमें शादी के बाद पता चला कि जीजा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। दीदी ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वह कितनी खुश थी अपनी नई जिंदगी को लेकर। उसने कितने सपने देखे थे, लेकिन उसकी सारी खुशियां बर्बाद हो गईं। उसे एक पागल पति मिला था। ऐसे व्यक्ति के साथ दीदी कैसे अपनी जिंदगी बिता सकती थी? और बात यहीं खत्म नहीं हुई थी।
जब दीदी को यह सच्चाई पता चली और वह अपने मायके वापस आ गई ताकि मम्मी पापा उन लोगों से बात कर सकें, लेकिन उनके ससुराल वाले शहर छोड़कर भाग गए थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। जीजा जी को वे हमारे घर के बाहर छोड़ गए थे, यह कहकर कि वह दीदी के पति हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी दीदी की है। दीदी तो पहले ही इन 2 महीनों में इस शादी से तंग आ चुकी थी। उनका कहना था कि वह ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती और न ही उसकी देखभाल कर सकती है। मजबूरी में मम्मी पापा ने जीजा जी को घर में रख लिया, क्योंकि अब उनके पास कोई और ठिकाना नहीं था। हमें भी उनके किसी रिश्तेदार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें घर के सिर्फ एक कमरे तक सीमित कर दिया गया था। मैं यह सारी बातें सुनकर हैरान और परेशान थी कि कोई किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। दीदी तो अब जीजा जी का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें घर के एक अलग कमरे में रखा गया था और मम्मी पापा वह कमरा हमेशा बंद रखते थे। दोस्तों, एक नौकर को उनकी देखभाल के लिए रखा गया था, जो उन्हें खाना दे देता था। उस कमरे में सिर्फ वही नौकर जाता था और कोई नहीं। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था। न जाने क्यों मेरे मन में जीजा जी के लिए एक तरह की हमदर्दी थी। जब दीदी उनके बारे में कुछ भी बुरा कहती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। दीदी जिस तरह से अपनी नफरत जाहिर करती थी, उसे देखकर मुझे दुख होता था। लेकिन मैं जानती थी कि इसमें दीदी की कोई गलती नहीं थी। दीदी ने अपनी शादी और अपने पति को लेकर जो सपने देखे थे, वे सब टूट चुके थे। उनके साथ भी धोखा हुआ था। दीदी अब किसी भी तरह इस शादी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मम्मी पापा ने फैसला कर लिया था कि जीजा जी को पागल खाने भिजवा देंगे, लेकिन मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि हमें एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके उनका इलाज करवाना चाहिए। हो सकता है कि वह ठीक हो जाएं और अपनी जिंदगी में वापस लौट आएं। लेकिन दीदी ने साफ कह दिया था कि वह अब इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगी, चाहे जीजा जी ठीक भी हो जाएं। दीदी का कहना था कि वह अब उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। पापा अब भी जीजा जी के घर वालों को तलाश रहे थे। उनका कहना था कि जब तक उनके घर वालों का पता नहीं चलता, तब तक हम कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। पापा का मानना था कि अगर हमने उन्हें कहीं और भेज दिया और बाद में उनके घर वाले आकर हमसे सवाल पूछें, तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए पापा ने दीदी से कहा कि कुछ समय इंतजार कर ले। जैसे ही उनके घर वालों का पता चलेगा, इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन अगर उनके घर वालों का कोई सुराग नहीं मिला, तब हम कोई और फैसला लेंगे। मुझे अक्सर उस कमरे से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। शुरू में मैं उन आवाजों को नजरअंदाज कर देती थी। 1-2 बार मैंने उस कमरे में जाकर देखने की कोशिश भी की थी, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक दिया था। मम्मी का कहना था कि जीजा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर मैं उनके सामने गई तो हो सकता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचा दे। लेकिन मैंने कभी भी उस कमरे से किसी तरह का शोर या तोड़फोड़ की आवाज नहीं सुनी थी। मुझे सिर्फ वहां से रोने की आवाजें आती थी। एक पागल इंसान तो चिल्लाता है, चीजें तोड़ता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिसकियां सुनाई देती थी। दोस्तों, यह सब देखकर मुझे लगने लगा था कि जीजा जी को लेकर हमें कुछ और सच जानने की जरूरत है। चीजें तोड़ता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, पागल इंसान तो ऐसा ही करता है। लेकिन जीजा जी ऐसा कुछ नहीं करते थे। जो लड़का उनकी देखभाल करता था, उससे मैंने एक दिन पूछा तो उसने बताया कि जीजा जी बस एक कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। उनके हाथ में हमेशा एक दुपट्टा होता है, जिसे वह कभी खुद से अलग नहीं करते। हो सकता है वह दुपट्टा उनकी माँ का हो या फिर किसी बहन का। उस लड़के ने बताया कि एक बार उसने वह दुपट्टा लेने की कोशिश की थी, तो जीजा जी ने उस पर हमला कर दिया था। उसके बाद से वह लड़का उनसे दूर ही रहता था, बस खाना देकर वापस चला जाता था।
दीदी को जब भी उस कमरे के पास से गुजरना पड़ता था तो उन्हें गुस्सा आता था। उन्हें अब जीजा जी से नफरत हो गई थी। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले वही हैं। उनकी सारी खुशियां छीनने वाले वही हैं। दीदी को अब उनका घर में रहना भी सहन नहीं हो रहा था। दोस्तों, आखिरकार एक दिन दीदी ने तंग आकर जीजा जी को तहखाने के कमरे में ले जाकर जंजीरों से बांध दिया। यह बात मुझे उस लड़के ने बताई थी। जिस दिन दीदी ने ऐसा किया, मैं घर पर नहीं थी। अगर होती तो शायद उन्हें ऐसा करने से रोक लेती। दीदी ने उस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया था और चाबी उस लड़के को दे दी थी। मुझे दीदी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आखिर जीजा जी का क्या कसूर था? धोखा तो उनके घरवालों ने दिया था, तो दीदी जीजा जी से किस बात का बदला ले रही थी? दीदी ने साफ कह दिया था कि जीजा जी को उसी कमरे में पड़े पड़े मर जाने दो। वह अब उन्हें अपने जीवन में कोई जगह नहीं देना चाहती थी। इसके बाद दीदी ने अपनी जिंदगी फिर से जीनी शुरू कर दी थी। वह बाहर जाने लगी थी। उनकी दोस्ती रिंकू नाम के एक व्यक्ति से हो गई थी। वह अब ज्यादा वक्त उसी के साथ बिताती थी। दीदी का कहना था कि वह रिंकू से प्यार करने लगी है और जल्द ही उससे शादी करेंगी। मुझे यह सब देखकर दुख होता था। उन्हें जीजा जी का ख्याल रखना चाहिए था। शायद उनकी देखभाल और प्यार से वह ठीक हो सकते थे, लेकिन दीदी ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। उस दिन के बाद मैंने भी उस कमरे की तरफ जाना छोड़ दिया था। एक दिन मैं गार्डन में कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक तहखाने से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर मेरी रूह कांप गई। जीजा जी उषा नाम पुकार रहे थे। उषा, यह तो मेरा नाम था। यह आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी, जैसे मैंने यह आवाज पहले भी कहीं सुनी हो। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक नाम आया, आलोक। दोस्तों, यह सोचते ही मेरी सांसें थम गईं। मेरी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें घूमने लगी थी। क्या यह सच हो सकता है? लेकिन नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन था। फिर भी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं जीजा जी वही अजय तो नहीं? मैं यह सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि जो इंसान उस कमरे में कैद है वही है आलोक। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। क्या यही वजह थी कि मैं उसके लिए अपनापन महसूस करती थी? लेकिन मैं इस सच को मानने से इनकार कर रही थी। यह नहीं हो सकता था। मेरा जीजा आलोक नहीं हो सकता था। यह सोच ही मेरी रूह को कपाने के लिए काफी थी कि अगर यह सच हुआ तो मैं इस भयानक हकीकत को कैसे सह पाऊंगी। लेकिन अब मुझे उस कमरे में जाकर यह देखना ही था कि आखिर मेरा जीजा कौन है। उस दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे। दीदी भी रिंकू के साथ बाहर गई हुई थी। फिर उसके बाद मैंने उस लड़के को बुलाया जो जीजा जी की देखभाल करता था और उससे तहखाने वाले कमरे की चाबी मांगी। जैसे ही मैंने उस कमरे का ताला खोला और अंदर कदम रखा तो सामने बैठे व्यक्ति को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वह कोई और नहीं आलोक था। उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं उसके पास पहुंची। जब मैंने उसका नाम पुकारा तो उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, शिकवे, दर्द, शिकायतें, तकलीफ और गहरी पीड़ा। मुझे देखते ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने सामने बिठा लिया। वह बहुत ध्यान से मुझे देख रहा था। मुझे कहीं से भी वह पागल नहीं लग रहा था, जैसा कि सब लोग कहते थे। आलोक ने धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही मेरा संयम टूट गया। मैं तेजी से उस कमरे से बाहर भागी और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आलोक को दोबारा देखूंगी तो इस हालत में देखूंगी। यह सब क्या हो गया था?
मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आलोक और मैं एक दूसरे को सिर्फ जानते ही नहीं थे, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। मेरी और आलोक की मुलाकात अजमेर में हुई थी, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वहाँ गई थी और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। आलोक भी मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। वो बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग था। यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन आलोक ने उन सब में से मुझे चुना था। हम दोनों का काफी वक्त साथ गुजरता था और फिर देखते ही देखते यह पसंद कब प्यार में बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों, हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। हमने तय किया था कि जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी होगी, हम दोनों शादी कर लेंगे। आलोक का कहना था कि उसके घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा। मैं भी जानती थी कि मेरे मम्मी पापा मेरी पसंद पर एतराज नहीं करेंगे, बल्कि वो तो खुद चाहते थे कि मेरी और दीदी की शादी एक साथ हो जाए। लेकिन फिर जब हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था, मैं घर मिलने के लिए आई थी। मैंने दिनेश को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। और फिर एक रात जब मैंने दिनेश को कॉल किया, तो फोन कोमल ने उठाया। कोमल हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बहुत मॉडर्न और बोल्ड लड़की थी। वो काफी वक्त से आलोक के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आलोक ने कभी भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गई। कोमल ने कहा कि वो आलोक के घर पर है। उसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अगले ही दिन मैं अजमेर लौट गई। जब मेरी कोमल से मुलाकात हुई, तो उसने मुझे बताया कि उसके और आलोक के बीच बहुत कुछ हो चुका है। इतना कुछ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं यह बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दिनेश मुझे धोखा नहीं दे सकता था। कोमल का कहना था कि वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी लड़का उसे मना नहीं कर सकता। आखिरकार आलोक भी उसके पीछे पागल हो गया था। उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे यकीन नहीं है, तो मैं रात में आलोक के अपार्टमेंट में जाकर खुद देख लूं। उसने दावा किया कि वो हर रात वहीं होती है और आलोक खुद उसे अपने साथ ले जाता है। इस बारे में मेरी आलोक से कोई बात नहीं हुई थी। दोस्तों, कोमल की बात मेरे दिमाग में चल रही थी और फिर उस रात मैं आलोक को बताए बिना ही उसके अपार्टमेंट पहुंच गई। जब वहां जाकर मैंने देखा, तो कोमल की बात बिल्कुल सच थी। दिनेश और कोमल दोनों एक साथ मौजूद थे। वहीं से मैं पलटकर घर वापस आ गई। उसके बाद न तो मेरी आलोक से कोई बात हुई और न ही मैंने उससे कुछ कहा। यहाँ तक कि मैंने अपना नंबर बदल लिया और उससे कोई संपर्क नहीं रखा। उसने मेरे साथ बेवफाई की थी। इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था और अपने घर वापस लौट आई थी। उसके बाद से हर चीज से मेरा दिल उठ गया था। मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही और इसी तरह से एक साल बीत गया और आज आलोक मेरे सामने इस हालत में मौजूद था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी। आज उसे इस तरह देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने जो पिछले एक साल से उसे नफरत करने की कोशिश की थी, वह बेकार थी। मैं आज भी आलोक से उतनी ही मोहब्बत करती थी। तो क्या वह भी मुझसे वाकई मोहब्बत करता था, जो आज भी मुझे भूल नहीं पाया था और पहली नजर में मुझे पहचान गया था? तो फिर वह सब कुछ क्या था? दोस्तों, मैं बुरी तरह उलझ गई थी। मुझे इस कहानी को समझना था। कहीं न कहीं मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि आलोक ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। जो कुछ मैंने देखा था, वह शायद मेरी आंखों का धोखा था। अब मुझे यह पता लगाना था कि पिछले एक साल में आलोक की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह इस हालत में पहुंच गया। दिनेश हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और होशियार छात्र था। अपनी जिंदगी और भविष्य को लेकर उसके कई सपने थे। उसे तो अपने भविष्य में बहुत कुछ करना था। तो फिर यह सब कैसे हुआ? अगले ही दिन मैं अजमेर वापस गई और बड़ी मुश्किल से मैंने कोमल का पता लगाया।
मुझे उससे सच जानना था। जब मेरी उससे मुलाकात हुई और उसने मुझे सच बताया तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी जान ले लूं। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। कोमल ने मुझे बताया कि उसने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया था। उसने यह साबित करने के लिए किया था कि वह यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की है और कोई भी लड़का उसे मना नहीं कर सकता। उसने बहुत कोशिश की थी, आलोक को अपनी तरफ करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही थी क्योंकि आलोक मुझसे प्यार करता था और मेरे अलावा किसी और लड़की को देखता तक नहीं था। यही वजह थी कि जब मैं अपने घर मिलने के लिए चली गई थी तो कोमल ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। जिस रात उसने आलोक का फोन उठाया था उस रात उसने खुद फोन करके आलोक को बुलाया था, यह कहकर कि उसे मदद की जरूरत है। आलोक सिर्फ उसकी मदद करने के लिए गया था। जिस रात मैंने दोनों को साथ देखा था उस रात कोमल ने यूनिवर्सिटी में ही आलोक के खाने में नींद की दवाई मिला दी थी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया था। उसे यह तक नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसी का फायदा उठाकर कोमल उसके अपार्टमेंट चली गई थी। जो कुछ मैंने देखा उसमें आलोक का कोई हाथ नहीं था। कोमल ने यह सब सिर्फ मुझे जलाने और मुझे नीचा दिखाने के लिए किया था, यह साबित करने के लिए कि वह सबसे खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। लेकिन वक्त के साथ कोमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब मैं आलोक को छोड़कर चली गई तो आलोक ने मुझे हर जगह तलाश किया। वह पागलों की तरह, दीवानों की तरह मुझे ढूंढता फिर रहा था। उसी वक्त कोमल को समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने आलोक को सब सच बता दिया था। आलोक ने मुझे बहुत ढूंढा लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिली। आखिरकार वह भी यह शहर छोड़कर चला गया। इसके बाद उसकी जिंदगी में क्या हुआ कोमल को नहीं पता, लेकिन मैं आलोक के एक बहुत करीबी दोस्त को जानती थी। मुझे यकीन था कि उसके पास आलोक के घर वालों का पता होगा। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे अजय की बहन का नंबर दिया। फिर मैंने दिनेश की बहन से बात की और तब मुझे सब कुछ पता चला। उसकी बहन ने बताया कि मेरे छोड़कर जाने के बाद आलोक ने सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वह अपने भविष्य के सारे सपने जो वह करना चाहता था सब छोड़ चुका था। वह पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर मुझे याद करता था और रोता रहता था। मेरा नाम पुकारता रहता था क्योंकि कहीं न कहीं वह खुद को दोषी मानता था। मेरा एक गोल्डन रंग का दुपट्टा था जो एक बार जब मैं उससे मिलने उसके अपार्टमेंट गई थी वहाँ रह गया था। वह उस दुपट्टे को अपने पास रखता था और उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। मेरा इस तरह अचानक चले जाना आलोक को पागल कर चुका था। उसके घर वालों ने आलोक का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इलाज के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर का यही कहना था कि आलोक को सिर्फ एक इंसान ठीक कर सकता है और वह इंसान वही है जिससे वह प्यार करता है। उसके घर वालों ने मुझे तलाशने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मेरा कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, इस बीच आलोक की हालत और खराब होती जा रही थी। तब उसके घर वालों ने यह फैसला किया कि आलोक की शादी करा दी जाए। शायद अगर उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ जाएगी तो वह मुझे भूलकर अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू कर देगा। लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। शादी के अगले दिन जब वे लोग हमारे घर गए थे तो उन्होंने मेरी तस्वीर देख ली थी। आलोक ने पहले भी अपनी बहन को मेरे बारे में बताया था और मेरी तस्वीर दिखाई थी। वे मुझे देखते ही पहचान गई थी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। आलोक की शादी मेरी बहन से हो गई थी, लेकिन जब मेरी बहन को यह बात पता चली थी कि आलोक की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उसने अपना रवैया बदल लिया था और घर छोड़कर आ गई थी। उसी वक्त आलोक के घर वालों ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। अगर वे आलोक को कहीं और ले जाते तो शायद वह कभी ठीक न हो पाता, इसलिए उन्होंने आलोक को हमारे घर भेज दिया था
क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उसी घर में रहती हूँ और जब मैं उसकी नजरों के सामने रहूंगी तो उसे देखकर आलोक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसके ठीक होने का सिर्फ यही एक तरीका था, इसलिए वे उसे हमारे घर के बाहर छोड़कर चले गए थे और खुद जानबूझकर गायब हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह हमारे सामने रहेगा तो मेरे पापा कभी भी आलोक को अपने घर में रखने के लिए राजी नहीं होंगे और उसे वापस भेज देंगे, जिससे वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। यह सब कुछ उन्होंने आलोक को ठीक करने के लिए किया था। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई थी। दोस्तों, मैंने कैसे उसकी मोहब्बत पर शक किया था। जो शख्स मेरी मोहब्बत में इस हाल में पहुंच गया था, मैंने उस लड़की की बातों में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, अपनी मोहब्बत को खो दिया था। काश एक बार मैं आलोक से बात करती, उससे पूछती, उससे लड़ती झगड़ती, तो उसी वक्त मुझे कोमल की सच्चाई पता चल जाती और बात यहाँ तक कभी ना पहुँचती, तो आलोक की यह हालत कभी न होती। कहीं न कहीं उसकी इस हालत के जिम्मेदार मैं ही थी और मैं उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकती थी। मैंने दीदी को और घर वालों को सारा सच बता दिया था। दीदी ने भी यही कहा था कि वह आलोक को छोड़ चुकी है और अब रिंकू उनके लिए सब कुछ है, वह रिंकू से शादी कर लेंगी। आलोक कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। मैं उसका ख्याल रखूंगी और उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। उन्हें यकीन था कि मेरा साथ उसे जिंदगी में वापस ले आएगा और फिर मैंने आलोक से शादी कर ली थी। मुझे वह जैसे भी था वैसे ही स्वीकार था, क्योंकि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं आलोक का बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपने होने का एहसास दिलाती थी कि मैं उसके साथ हूँ और उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, डॉक्टर से भी आलोक का इलाज चल रहा था और अब आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह ठीक होने लगा था। मैं एक पल के लिए भी उसकी आंखों से दूर नहीं होती थी। डॉक्टर का कहना था कि अब अगर फिर से मैं उससे दूर चली गई तो वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। इस बात ने मुझे डर में डाल दिया था, इसलिए मैं आलोक के साथ हमेशा साए की तरह रहती थी, उसका ख्याल रखती थी। आलोक पागल नहीं था, वह बिल्कुल ठीक था, बस मेरी जुदाई ने उसे ऐसा बना दिया था। उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ा था, जिसकी वजह से वह ऐसा हो गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वह जिंदगी की तरफ वापस आ रहा था। दोस्तों, मैंने आलोक के साथ दूसरे शहर जाने का इरादा किया था और फिर हम दोनों घूमने के लिए दूसरे शहर चले गए थे। मैं हर तरह से आलोक को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, 6 महीने लग गए थे और आलोक जिंदगी में वापस लौट आया था। मैंने आलोक से अपनी गलती की माफी मांगी थी कि मुझे उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन पर भरोसा किया जाता है, भरोसे के बिना मोहब्बत का कोई अस्तित्व नहीं होता और यह बात मुझे समझ आ गई थी। अब मैं आलोक पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि आलोक मेरे अलावा कभी किसी दूसरी लड़की को पसंद नहीं करेगा। मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी और मेरी भी पूरी जिंदगी आलोक के लिए थी। भगवान ने हमें दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था। देर से ही सही, हम दोनों एक दूसरे से मिल गए थे और हमारी मोहब्बत एक आदर्श मोहब्बत बन गई थी। सब लोग इस बात पर बहुत खुश थे। दीदी ने भी रिंकू से शादी कर ली थी। आलोक पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया था और उसने अब अपना बिजनेस संभाल लिया था। हम लोग अपने शहर वापस आ गए थे और सब मिलकर एक साथ रहने लगे हैं और अब हम सब बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में।